ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो हम विषय ले रहे हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और विषय भी इतना अद्भुत है कि जिसे देखकर मुझे भी जीवन के बारे में कई बार ऊपर वाले की कृपा कहो या कुछ भी कहो, मुझे भी कुछ ऐसा प्रतीक होता है कि हमारे यहाँ ज्योतिष में जो राशियां हैं, मेष राशि से लेके मीन राशि तक 12 राशियां दी हुई हैं और प्रत्येक राशि का अपने में एक विशेष महत्व है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्योतिष शास्त्र जो है सूत्रों के आधार पर ही लिखा गया है। अब हमारे यहाँ पर जो राशि शुरू होती है वो पहली राशि होती है मेष राशि। अब राशि तो मेष शुरू हुई, अब इसमें ये कैसे पता लगे कि कौन सी राशि पुरुष जाति की और कौन सी राशि स्त्री जाति की है, यह भी एक बहुत समझने वाली बात है। तो जब राशियों की स्थापना की गई, इनका नाम रखा गया, तो सबसे पहले मेष राशि को लिया, उसको उन्होंने संज्ञा दे दी पुरुष जाति की। उसके बाद दूसरी राशि आती है वृक राशि। वृक राशि को इन्होंने जो है स्त्री जाति की उपाधि दे दी। मिथुन राशि को फिर पुरुष की दी, कर्क को फिर स्त्री की दी, सिंह को फिर पुरुष की दी, कन्या को स्त्री की दी और तुला को पुरुष राशि पुरुष की स्थिति जो है श्रेणी में रखा गया और वृश्चिक को स्त्री की और धनु को पुरुष की राशि जाति में रखा गया और मकर को स्त्री की। फिर कुंभ राशि को पुरुष की श्रेणी में रखा गया और मीन राशि को स्त्री की। इस प्रकार से ज्योतिष का जो आकलन है ये एक विधि पूर्वक क्रम से लिया गया। जैसे जिस प्रकार पहाड़े पड़े जाते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 होता है, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने ज्योतिष में भी बहुत सटीक तरीके से इन राशियों के आधार पर जातियों का जो है रखा। और यह ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये विषय भी अच्छा लगेगा। अब ये तो हमने आपको बताया कि इस तरह से राशियाँ के आधार पर जो है स्त्री और पुरुष को इन्होंने रखा। बहुत ही सुंदर विषय है ये। मैं आपको पहले भी बोला था कि ज्योतिष विद्या के अंदर में हर चीज का अपने में एक महत्व है। अब इसी प्रकार से इन्होंने ग्रहों का भी स्थान, ग्रहों में भी जाति का स्थान दिया है। अब इन्होंने क्या करा, सबसे पहले हम जो लेते हैं वो हम लेते हैं सूर्य ग्रह को, जो हमारे सम्मुख जो सबसे पहले ग्रह लिया जाता है वो सूर्य ग्रह लिया जाता है। और सूर्य ग्रह के अंदर में सूर्य ग्रह को उन्होंने पुरुष जाति में रखा है। और जबकि दूसरा ग्रह हम लेते हैं चंद्रमा, ज्योतिष के आधार पर हम बात कर रहे हैं आपसे, उनको इन्होंने जो है स्त्री के रूप में, जाति के रूप में रखा है। अब तीसरा हम फिर लेते हैं मंगल ग्रह को। मंगल को भी इन्होंने पुरुष जाति के अंतर्गत में रखा गया है। और फिर उसके बाद लेते हैं हम बुध ग्रह को, लेकिन बुध ग्रह को इन्होंने जो है
नपुंसक की जाति में रखा गया है। अब इसके विषय में भी नपुंसक क्यों रखा गया है, इसके विषय में मैं आपको बाद में बताऊं कि नपुंसक क्यों रखा गया। ये अपने में एक विशेष इसका महत्व है। फिर उन्होंने गुरु राशि रखी है, गुरु जिसको बृहस्पति कहते हैं, गुरु महाराज को पुरुष जाति में रखा है। फिर उसके बाद शुक्र राशि को जो है इन्होंने स्त्री जाति में रखा है। अब ये पुरुष राशि में क्यों रखे गए और स्त्री राशि में क्यों रखे, इसके विषय में भी मैं आपको गूढ़ रहस्य अगले फिर किसी दिन बताऊं, क्योंकि इसकी भी एक विशेष अपने में महत्वता है और एक क्यों रखा गया ज्योतिष के अंदर। मैंने आपसे बोला कि बिल्कुल बहुत सटीक और सूत्रों के आधार पर इनका निर्माण किया गया है। उसके बाद आती है शनि राशि, शनि ग्रह आता है। शुक्र ग्रह को तो इन्होंने स्त्री में रख ही दिया है। अब शनि को किस में रखा है इन्होंने, तो शनि को भी इन्होंने नपुंसक में रखा है और कृष्ण वर्ण में रखा है। नपुंसक भी रखा है, साथ में कृष्ण वर्ण में रखा है। और कृष्ण वर्ण किसे कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के वर्ण को कृष्ण वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार राहु और केतु को भी इन्होंने कृष्ण वर्ण के अंतर्गत में रखा गया है। इनको पुरुष या स्त्री जाति में नहीं रखा गया है। तो यह ज्योतिष का एक विशेष महत्वपूर्ण विषय था, जिसके बारे में मैंने आपको ज्ञात कराया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 9 ग्रह हैं, मैं आपसे फिर बोलता हूं कि ज्योतिष कोई साधारण पुस्तक या साधारण ज्ञान नहीं है। ये ब्रह्मांड का ऐसा रहस्यमय ज्ञान है जिसके बारे में आप सोचेंगे कि वास्तव में मेरी बातों को सुनिए, क्यों न इस विषय पे भी अध्ययन किया जाए, इसका गहन राज्य क्या है। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य जिस भाव में बैठ जाता है वो वहां से 7वीं दृष्टि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बहुत ही सुंदर विषय है ये ज्योतिष संबंधी, और ये उनके लिए भी है जो बच्चे सीख रहे हैं या जो ब्राह्मण लोग सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और उसके बाद चरण आते हैं, तो तीसरे सूर्य जहां बैठा था वहां से तीसरे और दसम भाव को एक चरण से देखता है। उसके बाद जो है 5वें और 9वें भाव को 2 चरण से देखता है, और उसके बाद 4थे और 8वें भाव को 3 चरण से देखता है, और 7वें भाव को तो पूर्ण दृष्टि से देखता है, मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद हम आते हैं चंद्रमा के, चंद्र ग्रह के बारे में। तो चंद्र ग्रह, पहले तो जितने भी ग्रह जो है अपने स्थान पर बैठे हुए, प्रत्येक स्थान को 7वें भाव को तो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। उसके विषय में भी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताता हूँ। अब चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहाँ से जो है वो तीसरे और 10वें भाव को एक चरण से देखता है, 5वें और 9वें भाव को 2 चरण से देखता है, और 4थे और 8वें भाव को 3 चरण से देखता है, और 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। उसका सीधा असर होता है। अब हम आ जाते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह का क्या प्रभाव है, तो मंगल ग्रह अगर तीसरे जहाँ बैठा हो तो वहाँ से तीसरे और 10वें भाव को एक दृष्टि से देखता है, 5वें और 9वें भाव को 2 दृष्टि से देखता है, और 4थे और 8वें भाव को तीसरी दृष्टि से देखता है। और उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाले कि ये 7वां तो भाव को तो सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मंगल की एक विशेषता यह है, ये अपने स्थान से जहाँ बैठा है वहाँ से 7म और 4th और 8म भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यानी ये 4था और 8वां 2 भाव इसके बढ़ जाते हैं, जिसको ये पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसीलिए मंगल को जो है विशेष दृष्टियां प्रदान की गई है। ये ज्योतिष का इतना महत्वपूर्ण विषय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझना चाहिए। और यह ज्ञान केवल, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये समस्त संसार के ब्रह्मांड के विषय में पूर्ण ज्ञान के बारे में समस्त पृथ्वी में रहने वाले व्यक्तियों को
इस ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए और करनी भी चाहिए। अब रह गया बुद्ध महाराज के, हमारे बुद्ध महाराज। अब बुद्ध का जो है, जहां बैठे होते वहां से तीसरे और दसम भाव को ये एक चरण से देखते हैं, पांचवें और नवम भाव को 2 चरण से देखते हैं, और चौथे और आठवें भाव को 3 चरण से देखते हैं, लेकिन सप्तम भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इनके पूर्ण दृष्टि से केवल एक ही जगह देखते हैं। अब उसके बाद हमारे आ जाते हैं बृहस्पति यानी गुरु महाराज। अब गुरु महाराज के बारे में भी जहाँ वो बैठे होते हैं वहाँ से तीसरे और दसम भाव को एक दृष्टि से देखते हैं, पांचवें और नवम भाव को 2 दृष्टि से देखते हैं, और चौथे और आठवें भाव को तीसरे चरण से देखते हैं। और लेकिन बृहस्पति महाराज के पास में विशेष रूप से अगर ये 7वें, 5वें और नवम भाव को जहाँ बैठे वहाँ से देखेंगे तो उसको वो पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। बाकी जगह तो देखते ही हैं, लेकिन इन 3 जगहों पे ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसीलिए बृहस्पति ग्रह को भी बलशाली और शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसी तरह से मंगल भी 3 भावों को देखता है और बृहस्पति महाराज भी 3 भावों को देखते हैं, इसलिए ये ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह हैं। अब शुक्रदेव का हम थोड़ा सा वो करेंगे। तो शुक्र महाराज जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से तीसरे और दसम भाव को 1 चरण से देखते हैं, और 5वें और नवम भाव को 2 चरण से देखते हैं, चौथे और 8वें भाव को 3 चरण से देखते हैं। ये तो शुक्र महाराज का हो गया। अब 7वें भाव को शुक्र महाराज पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, केवल एक ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हुआ है सप्तम भाव को। उसके बाद हमारे आ जाते हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज के बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि तीसरे और दसम भाव को ये 1 चरण से देखते हैं, 5वें और 9वें भाव को जो है ये 2 चरण से देखते हैं, और चौथे और 8वें भाव को जो है ये 3 चरण से देखते हैं। लेकिन इनके पास भी अतिरिक्त दृष्टि होती है, जिससे ये 7वां, तीसरा और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। यानी अब आपके 3 ग्रह ऐसे हो गए हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि महाराज, ये 3 घरों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ये भी ज्योतिष के अंदर में एक विशेष महत्वपूर्ण विषय है। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे राहु देव। अधिकांश लोग राहु के बारे में और केतु के बारे में जानते ही है। तो राहु जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ से तीसरे और छठे भाव को 1 चरण से देखते हैं, और दूसरे और दसम भाव को 2 चरण से देखते हैं। और वहाँ और राहु जी के पास भी एक विशेष शक्तियाँ हैं, तभी राहु से लोग डरते भी हैं। और 5वां, 7वां, 9वां और 12वां यानी 4 दृष्टि को ये पूर्ण रूप से देखते हैं। 4 जगह को, 5वें घर को, 7 जहाँ बैठे हों, 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को, 12वें घर को। इसका मतलब यह 4 घरों को देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह अपने में संपूर्ण शक्तिशाली ग्रह है। इसीलिए लोग कहते हैं जब राहु की दशा आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। यानी जिस समय सर्जरी कराना, लोगों को ये करना, ये तमाम चीज़ें उत्पन्न करता है, क्योंकि ये जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से कई घरों को तो देखते ही हैं, लेकिन जहाँ से पूर्ण रूप से दृष्टि डालते हैं वो डालते हैं ये अपने से 5वें, 7वें, 9वें और 12वें घर में। यानी 4 घरों में इसकी दृष्टि पूर्ण रूप से रहती है। अब जिन घरों में रहती है वहाँ का फल क्या है, वो राहु के देखने के हिसाब से आपको ज्योतिष के माध्यम से करना चाहिए। यही ज्योतिष का एक फार्मूला है। अब इसी प्रकार से केतु महाराज है हमारे। तो जैसे राहु 4 घरों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, इसी प्रकार से केतु जो है 5वां, 7वां, 9वां और 12वां घर, यानी 4 घर हो गए, 5वां, 7वां, 9वां और 12वां घर।
इसको यह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इनके पास भी 4 घर दिखता है केतु महाराज। इसलिए कहते हैं ना, जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो कई बार इनकी दृष्टि जब पड़ती है तो आदमी जो है मोक्ष की प्राप्ति भी और तंत्र मंत्र की प्राप्ति भी इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जीवन में सीख लेता है। अब केतु जहां बैठे हैं वहां से तीसरे और छठे भाव को ये 1 चरण से देखते हैं और दूसरे और 10वें भाव को 2 चरण से देखते हैं। तो इस प्रकार से ये केवल 2 ही चरण को देखते हैं, बाकी पूर्ण दृष्टि से ये 4 घरों को देखते हैं, 5, 7, 9 और 12। तो इस प्रकार से ज्योतिष में हमको, मैंने पहले भी कहा था, ये सूत्र के आधार पर बनाया गया है और इन सूत्रों के आधार पर ही ज्योतिष का आकलन करना चाहिए। अब जब ज्योतिष में इस प्रकार के सूत्रों के विषय में जानकारी नहीं होगी तो व्यक्ति की जो ज्योतिष की गणना है वह ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष संबंधी जब भी कोई वीडियो कोई व्यक्ति दे, जब तक उसको इन विषयों के बारे में संपूर्ण ज्ञान ना हो तो वह लोगों को भ्रमित करने के लिए ज्योतिष की गणना ना करे। ज्योतिष अपने में एक महान विद्या है और यह लोगों के मस्तिष्क में जो परेशानियां हैं और उसके जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए ज्योतिष विद्या का प्रभाव लोगों को पड़ता है। अब अधूरा ज्ञान होने पर क्या होता है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन भ्रमित हो जाता है, जिससे जो है ज्योतिष शास्त्र का तो निरादर होता ही है और साथ में अगर इससे श्रेष्ठ व्यक्ति ना बताए तो उसके कारण जो जानकार ज्योतिषाचार्य हैं उनका भी अपमान होता है। फिर लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर कोई अध्यापक गणित का संपूर्ण जानकार नहीं होगा तो वह व्यक्तियों को गणित के विषय में बिना सूत्रों के आधार पर उनको गणित नहीं सिखा सकता है, यानी मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को इन ज्योतिष के सूत्रों का विशेष ज्ञान नहीं होगा वह ज्योतिष का आकलन ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है। तो ये मैंने एक छोटी सी सूक्ष्म रूप से आपको ज्योतिष के विषय में एक विशेष जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि आज आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष संबंधी ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी और आगे भी होती रहेगी। इसीलिए कहता हूँ मेरे प्यारों, सब्सक्राइब कर लिया करो, कुछ जीवन के ये रहस्य गूढ़मय तथ्यों को जानो। यही जो है जीवन का असली रहस्यमय ज्ञान है। हम आपको सब कुछ बताएंगे ज्योतिष में धीरे धीरे। हम ये भी बताएंगे कि जन्म का आकलन क्या है, मृत्यु का आकलन क्या है। हर विषय में आपको ज्ञान कराएंगे, पर धीरे धीरे कराएंगे, क्योंकि वीडियो 2-2, 4-4 घंटे की तो बनती नहीं है। जिसमें हमने तो आपसे बोला अगर हम सिंहासन पर बैठ जाएं तो लोग तो बोलते हैं कि हम 12 घंटे तक बैठ के प्रवचन दे सकते हैं।
हम तो 48 घंटे तक भी बैठ के सिंहासन से हिले ना और संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य का ज्ञान आप लोगों को प्राप्त करवा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब विधाता की रची रचना है, जिसके कारण मैं आप लोगों को इन विषयों के बारे में बतलाता हूँ। और कई बार लोगों के फ़ोन आते हैं कि पंडित जी आप बताते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन आप उपाय नहीं बताते हैं। भाई उपाय के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा ना कि आप इस पृथ्वी पर जब आए हैं तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए आए हैं, और उस उद्देश्य के बीच में हस्तक्षेप करना ठीक बात नहीं है। क्योंकि जो हम उपाय बताएंगे उसे लोग करेंगे नहीं, और फिर उनको उससे आराम आएगा नहीं। क्योंकि ऐसा है कि कुंडली के आधार पर ही तो आप लोग पिछले जन्म के हिसाब से पैदा हुए हैं। अब वही जो रहस्य है और सुख और दुख जो आपने भोगना है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। सिर्फ उस ऊपर वाले परम परमेश्वर परमात्मा का स्मरण करो कि प्रभु ना हमें अत्यधिक ज़्यादा सुख दीजिए, ना हमें अत्यधिक ज़्यादा कष्ट दीजिए। हमारा जीवन जो है साधारण रूप से चलता रहे, और हम सदा तुम्हारे चरणों में अपना ध्यान रखें, जिससे हमारा देश का और समस्त मनुष्य प्राणी का कल्याण हो। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके ऊपर ही बात है, बाकी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। और नए नए विषय जिनका आप लोगों को ज्ञान नहीं है उसके बारे में ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।